हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम करेंगे दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस और DSSB के लिए मॉक टेस्ट नंबर 22। ठीक है, इसमें भी जो है हम कुछ नए क्वेश्चंस देखेंगे जो हमने पहले ना पढ़े हों और एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं वो क्वेश्चन और आगे पूछे जा सकते हैं। तो वो सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखेंगे। इसके साथ ही अगर आप जो है कंप्लीट मॉक टेस्ट खरीदना चाहते हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWTPO के लिए, या फिर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मिनिस्टीरियल या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, ठीक है, तो इनके लिए जो है आप कंप्लीट मॉक टेस्ट खरीद सकते हैं परीक्षा ऐप से। और इन मॉक टेस्ट को खरीदने के लिए आप हमारा टॉपर्स 40 कोड यूज़ कर सकते हैं, जिस पे आपको 40% का ऑफ मिलेगा। साथ ही अगर आप हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ से जो है आप मॉक टेस्ट खरीद सकते हैं, और वो मॉक टेस्ट जो है बिल्कुल उसी पैटर्न पर बेस्ड होंगे जिस तरीके का एग्ज़ाम जो है HSC में पूछा जा सकता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, अर्चना कामत किस खेल से जुड़ी हैं? टेबल टेनिस, बैडमिंटन, स्क्वैश, लॉन टेनिस। अर्चना कामत के बारे में बताना है कि वो किस खेल से जुड़ी हैं। तो राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, अर्चना कामत किस खेल से जुड़ी हैं? अर्चना कामत जुड़ी हैं टेबल टेनिस, मतलब टेबल टेनिस जो है ये प्लेयर है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 1084 की माँ पुस्तक के लेखक कौन हैं? रीता कोठारी, कृष्णा सोबती, सुगाथा कुमारी, महाश्वेता देवी। तो एक पुस्तक है 1084 की माँ, उसके जो है लेखक का नाम बताना है, उसकी जो भी राइटर है इनमें से कौन है, किसने लिखी है ये बुक। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे महाश्वेता देवी। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, जनवरी 2020 में भारत ने किस देश के साथ आकाशवाणी और बेतार के बीच विषय वस्तु विनिमय कार्यक्रम के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? श्रीलंका के साथ, भूटान, बांग्लादेश या नेपाल। भारत और किस देश के साथ जो है समझौता हुआ है आकाशवाणी और बेतार के बीच विषय वस्तु विनिमय कार्यक्रम के लिए? तो ये समझौता हुआ है भारत और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 374, अनुच्छेद 74 या अनुच्छेद 269। तो कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो है संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और बहुत बार ये क्वेश्चन आता है संशोधन का कि किस आर्टिकल में है ये, तो आर्टिकल 368 में। अनुच्छेद 74 भी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 74 क्या देता है? मंत्री परिषद प्रदान करता है, जो क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति को एडवाइस दे सकता है। ओके, मंत्री परिषद से रिलेटेड है ये। ठीक है, मंत्री परिषद। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि चुनाव के बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होना अवैध माना जाएगा? 52वां, 61वां संशोधन, 92वें संशोधन या 86वां संशोधन? तो कौन सा अमेंडमेंट था जिसके तहत ये कहा गया कि चुनाव होने के बाद किसी और राजनीतिक दल में शामिल होना अवैध होगा? सबसे पहले हम बात करते हैं 86वें संशोधन की। 86वें संशोधन में क्या किया गया था? 6 से लेकर 14 साल के प्रत्येक बच्चे के लिए क्या कर दिया गया था? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, शिक्षा का जो है अधिकार दे दिया गया था। ठीक, तो ये था 86वां संशोधन। फिर आता है 92वें संशोधन। 92वें संशोधन के तहत क्या किया गया? 4 भाषाएं जो थी जोड़ी गई थी। ठीक है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं, उन पहले 18 थी, फिर जो है 92वें संशोधन के तहत 4 भाषाएं और जोड़ी गई थी। कौन सी 4 भाषाएं थी वो? बोडो, डोगरी, संथाली और लास्ट है मैथिली। तो इन 4 भाषाओं को जो था 92 सेकेंड अमेंडमेंट के तहत जो था जोड़ा गया था। ठीक है, संविधान में। फिर आता है 61वां संशोधन। इसके तहत क्या किया गया था? जो मताधिकार की जो आयु थी, जो वोट डालने की जो आयु थी, वो क्या कर दी गई? 18 से
21 से घटाकर कितनी कर दी गई थी, 18 कर दी गई थी। तो ये क्वेश्चन आता है कि 21 से घटाकर आयु 18 कब की गई थी मताधिकार की, किस संशोधन के तहत, तो वो था 61वां संशोधन। ठीक है, अब बचा यहाँ पे 52वां, तो राइट आंसर यही हो जाएगा कि चुनाव के बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होना वैध किस उसके अंतर्गत आता है, तो 52वें संशोधन के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का एक विरासत स्थल है, लेपाक्षी, सासाराम, भीमबेटका या हम्पी। तो इनमें से मध्य प्रदेश में जो विरासत स्थल है उसके बारे में बात हो रही है। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं लेपाक्षी की। तो लेपाक्षी जो है ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में है, अनंतपुर जिले में। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है सासाराम। तो सासाराम कहाँ पर है, सासाराम है बिहार में। यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है। तो शेरशाह सूरी का मकबरा भी कहाँ पर है, सासाराम में है। ठीक है, भीमबेटका, भीमबेटका कहाँ पर है, भीमबेटका है मध्य प्रदेश में, एमपी में। उसके अलावा हम्पी की अगर बात करें तो हम्पी है कर्नाटक में। ठीक है, ये पहले क्या हुआ करता था, विजयनगर की राजधानी हुआ करता था। और किस नदी पर है, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो हम्पी किस नदी पर है, तुंगभद्रा नदी पर, तुंगभद्रा नदी। ठीक है, इस पर है हम्पी। ओके, तो याद रखिए कहाँ कहाँ पर है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी। भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1835, भारत सरकार अधिनियम 1833 या भारत सरकार अधिनियम 1947। तो कौन से अधिनियम के तहत जो भारत में सत्ता थी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कहाँ पर चली गई, ब्रिटिश क्राउन पे चली गई थी। तो वो कौन सा अधिनियम था, भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नदियों और उनकी सहायक नदियों के संदर्भ में कौन सा युग्म सही है। ठीक है, तो ट्रिब्यूटरी रिवर बतानी है कौन सी किसकी है, और जो इसमें सही युग्म है वो बतानी है। गोदावरी काबिनी की, गोदावरी की जो सहायक नदी है वो काबिनी दी गई है। ठीक है, तो ये कैसा है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि काबिनी किसकी सहायक नदी है, काबिनी सहायक नदी है कावेरी की। ठीक है, कावेरी। और काबिनी रिवर को और किस नाम से जानते हैं, कपिला रिवर के नाम से भी जाना जाता है, और ये कावेरी नदी की सहायक नदी है। ठीक, फिर है कृष्णा मंजारा, कृष्णा नदी की सहायक नदी दी गई है मांजरा, और मांजरा किसकी सहायक नदी है, कृष्णा की नहीं है, ये सहायक नदी है गोदावरी की। ठीक है, गोदावरी की सहायक नदी है मांजरा। सिंधु सुबनसिरी दिया है, सुबनसिरी सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र नदी की, ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ठीक, अलकनंदा पिंडार, ये बिल्कुल सही है, अलकनंदा नदी की सहायक नदी कौन सी है, पिंडार है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान स्थित है जयपुर में, अहमदाबाद में, देहरादून में या फिर जोधपुर में। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है जोधपुर में। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जोधपुर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शस्त्र रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में या रसायन शास्त्र के क्षेत्र में। तो रामानुजन पुरस्कार के बारे में बताना है कि ये किस फील्ड में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा, ये पुरस्कार दिया जाता है गणित के क्षेत्र में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मराठों की कराधान प्रणाली से संबंधित नहीं है। मराठों ने जो कर की प्रणाली चलाई उनमें से जो इससे संबंधित नहीं है, इक्ता और जागीर, चौथ और सरदेशमुखी, जात और सवार, पुलाज और प्रोती।
ओके, इसमें बताना है जो संबंधित है, जो मराठों की कराधान प्रणाली से रिलेटेड है, उसके बारे में पूछा गया है। तो जो मराठों की कर की जो प्रणाली थी वो कौन सी थी? चौथ और सरदेश मुखी। सेकंड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? नाबार्ड की स्थापना के बारे में बताना है। 1979, 1982, 1981 या 1978? नाबार्ड, नाबार्ड की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। तो नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर पूछ सकते हैं। तो नाबार्ड का हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसकी जो स्थापना थी वो हुई थी 12 जुलाई 1982 को। ठीक, तो राइट आंसर हो जाएगा 1982, सेकंड ऑप्शन। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कुतुब परिसर का भाग नहीं है? अलाई दरवाजा, कुतुब मीनार, बुलंद दरवाजा, कुवत उल इस्लाम मस्जिद। तो इनमें से कौन सा स्मारक है जो कुतुब परिसर का भाग नहीं है? कुतुब परिसर कहाँ पर है? महरौली, दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पर है? महरौली, दिल्ली, न्यू दिल्ली। और कुतुब परिसर में जो सबसे प्रसिद्ध इमारत है वो कौन सी है? सबसे प्रसिद्ध इमारत है वहाँ पर कुतुब मीनार। इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हैं वहाँ पर वो देख लेते हैं। अलाई मीनार है वहाँ पे, अलाई मीनार। इसके अलावा कुवत उल इस्लाम मस्जिद जो यहाँ पे दिया गया, कुवत उल इस्लाम मस्जिद, ये भी कहाँ पर है? यहीं पर है कुतुब परिसर में। अलाई दरवाजा, ठीक है, लो स्तंभ, ये सारे कहाँ हैं? कुतुब परिसर में है। लेकिन यहाँ पे एक बुलंद दरवाजा दिया गया है, ये जो है ये कुतुब परिसर में नहीं है। बुलंद दरवाजा कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी, आगरा, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ये कुतुब परिसर का भाग नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है? इनमें से कौन सी नदी है जो कि पूर्व दिशा में बहती है? माही नदी, साबरमती नदी, ब्राह्मणी या शरावती? जो पूर्व दिशा में बहती है उस नदी का नाम बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्राह्मणी। ठीक है, ये पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है। इसके अलावा माही, साबरमती, ताप्ती, नर्मदा, लूनी, ये किस तरफ बहने वाली नदियां हैं? पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे ब्राह्मणी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कांग्रेस के कराची स्तर के संदर्भ में सही है? ओके, जो कराची स्तर हुआ था 1931 में, जो उसके बारे में सही है वो बताना है। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। इस आयोजन में खिलाफत आंदोलन आरंभ किया गया था। गांधी इरविन संधि की पुष्टि हुई थी या महात्मा गांधी ने अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? जो कांग्रेस का अधिवेशन का जो स्तर हुआ कराची में, उसके बारे में सही पॉइंट बताना। तो देखिए, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित कब किया गया था? 8 अगस्त 1942 को पारित किया गया, 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, खिलाफत आंदोलन इस आयोजन में आरंभ किया गया था? तो बिल्कुल नहीं, ये हुआ था 1919 में खिलाफत आंदोलन। उसके अलावा महात्मा गांधी ने अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जो कराची स्तर था 1931 में जो हुआ, उसकी अध्यक्षता की थी वल्लभ भाई पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो थी इसकी अध्यक्षता की थी। तो बचा क्या अब यहाँ पे? गांधी इरविन संधि की पुष्टि हुई तो बिल्कुल सही है। कराची स्तर 1931 का जो हुआ था उसमें क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था। ओके, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, गांधी इरविन समझौते की पुष्टि हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी 1 घंटे में अपने अक्ष पर कितने अंश घूमती है? 20, 24, 10 या 15? पृथ्वी 1 घंटे में अपने अक्ष पर पूछा गया है। इस बार यहां पर अंश पूछा गया है कि कितने अंश घूमती है। देखिए, पृथ्वी एक चक्कर कितने उसमें पूरा करती है? अपने कक्ष पर 24 घंटे में पूरा करती है। ठीक है, 24 घंटे में पूरा करती है। और टोटल कितनी देशांतर रेखाएं होती हैं ये पता होना चाहिए। तो 360 जो है टोटल देशांतर रेखाएं होती हैं। तो यहाँ पे पूछा है 1 घंटे में, तो 360 को 24 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे
24 1 से जाएगा एंड देन 5 से जाएगा, तो 15, ठीक है, क्योंकि 24 घंटे में वो पूरा घूमती है 360, मतलब एक चक्कर जो पूरा करती है वो उसमें 24 घंटे में पूरा करती है। और देशांतर रेखाएं कितनी है, टोटल 360 है, तो वो एक घंटे में कितने अंश घूमती है, 15, ठीक है, 15 अंश जो है वो घूमती है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, 15 डिग्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, चौसा का युद्ध हुमायूं और किसके बीच में लड़ा गया था, शेरशाह सूरी, कृष्णदेवराय, हेमू या नादिर शाह। चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध जो था ये हुआ था 1539 में, ठीक है, 1539 में हुआ था चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। और जीत किसकी हुई थी, शेरशाह सूरी की ही इसमें जीत हुई थी। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ, फिर 1540 में एक और युद्ध लड़ा गया, ये भी शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था, और इसमें भी किसकी जीत हुई थी, शेरशाह सूरी की ही जीत हुई थी। और 1544 में जो युद्ध लड़ा गया उसे कहा जाता है कन्नौज का युद्ध, कन्नौज का युद्ध। अब यहां से भी एक और क्वेश्चन बन सकता है, पूछा जा सकता है कि कन्नौज के युद्ध को और किस नाम से जाना जाता है, तो कन्नौज के युद्ध को बिलग्राम युद्ध भी कहा जाता है, बिलग्राम युद्ध भी कहा जाता है। तो इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि बिलग्राम युद्ध कब हुआ या किस किस के बीच में हुआ था, तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। और 1540 का जो युद्ध हुआ उसमें भी किसकी जीत हुई थी, शेरशाह सूरी की जीत हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में वर्ष 2020 के पहले दिन जन्मे बच्चों की संख्या सर्वाधिक थी, पाकिस्तान, भारत, चीन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो 1 जनवरी 2020 जो पहला दिन था उस दिन मतलब किस देश में जो बच्चों ने जन्म लिया उनकी संख्या सबसे ज़्यादा थी, तो वो था भारत, ठीक है, भारत में जन्मे बच्चों की संख्या सबसे ज़्यादा थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की अनुषंगी शक्तियों से, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की जो सहायक शक्तियां हैं उससे रिलेटेड है, अनुच्छेद 140, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 150 या अनुच्छेद 138। जो सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों से रिलेटेड है कौन सा आर्टिकल है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आर्टिकल 140, अनुच्छेद 140, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर पुस्तक के लेखक कौन है, ओलिविया लैंग, बराक ओबामा, चार्ल्स डार्विन या नवीन चावला। ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर ये बुक किसकी है, ये बुक है बराक ओबामा की, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है स्कैंडियम के कितने समस्थानिक यानी कि आइसोटोप्स पूछा गया है, स्कैंडियम के कितने आइसोटोप्स होते हैं, 9, 13, 7 या 10। स्कैंडियम कितने समस्थानिक होते हैं, कितने आइसोटोप होते हैं, 13 आइसोटोप होते हैं, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जर्कोनियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, परमाणु द्रव्यमान मींस एटॉमिक मास पूछा गया है यहाँ पे, जर्कोनियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 88.22, 91.22, 89.22 या 90.22। तो जर्कोनियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, यानी कि एटॉमिक मास कितना होता है, 91.22 होता है, सेकंड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग NH66 को पहले किस नाम से जाना जाता था, NH2, NH17, NH8 या NH5। NH66 के बारे में बताना है कि पहले NH66 को किस नाम से जाना जाता था। NH66 जो है किसे कनेक्ट करता है, पनवेल जो है मुंबई में उसको कनेक्ट करता है केप कॉर्न कन्याकुमारी में, कन्याकुमारी तक, यानी कि मुंबई से कन्याकुमारी तक जो है NH66 जाता है। और ये किस किस राज्य से होकर गुजरता है, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, गोवा है, उसके अलावा कर्नाटक में से भी जाता है, तमिलनाडु और केरल, तो इन राज्यों से होकर जो है ये जाता है। और इसका जो पहले नाम था वो क्या था, NH17 था, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा NH17, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के मंत्री नहीं थे, अलेक्जेंडर, लॉर्ड वेवेल, सर स्टैफर्ड क्रिप्स या सर पैट्रिक लॉरेंस। तो कैबिनेट मिशन जब आया था तो उसमें 3 सदस्य थे, ठीक है,
तो इनमें से एक वो है जो कि उस टाइम पे उसका मंत्री नहीं था, उसका सदस्य नहीं था कैबिनेट मिशन का, उसका नाम बताना है। तो कैबिनेट मिशन के जो 3 सदस्य थे वो कौन कौन थे? अलेक्जेंडर था, सर स्टैफर्ड क्रिप्स भी था और सर पैथिक लॉरेंस भी था। जो सदस्य नहीं था वो था लॉर्ड वेवेल। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवादित किया था? तो कौन थे जिसने सबसे पहले भगवत गीता को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया था? चार्ल्स विलिंग्स, सर अलेक्जेंडर कनिंघम, विलियम जोन्स या जेम्स प्रिंसिप? भगवत गीता को का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? चार्ल्स विलिंग्स ने किया था। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, चार्ल्स विलिंग्स। ठीक है, कांच में से हरा रंग हटाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड का, मैग्नीज डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड या टाइटेनियम डाइऑक्साइड? कांच में जो हरा रंग हो जाता है उसको हटाने के लिए किस पदार्थ का यूज करते हैं? तो उसके लिए यूज किया जाता है MnO2 का, यानी कि मैग्नीज डाइऑक्साइड का। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस मंदिर में हर वर्ष अंबुबाची मेला मनाया जाता है? कामाख्या मंदिर, केदारनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर या जगन्नाथ मंदिर? हर वर्ष अंबुबाची मेला पूछा गया है। तो पहले तो ये देखते हैं कि कौन सा मंदिर किस राज्य में है। कामाख्या मंदिर अगर मैं बात करूं तो ये कहां पे है? गुवाहाटी, असम में है। गुवाहाटी में है, असम। उसके बाद बात आती है केदारनाथ मंदिर की। केदारनाथ मंदिर कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड में, उत्तराखंड। ठीक है, कहां पर है? उत्तराखंड में है। काशी विश्वनाथ मंदिर कहां पर है? यूपी, उत्तर प्रदेश में है। और जगन्नाथ मंदिर कहां पर है? उड़ीसा में है। अब यहाँ पे हमें बताना है कि हर वर्ष अंबुबाची मेला कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कामाख्या मंदिर, गुवाहाटी, असम में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, कामाख्या मंदिर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1930 में, 1928 में, 1929 या 1926? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है, इसके संस्थापकों में कौन कौन माने जाते हैं? मतलब जिसने ये पार्टी बनाई थी, ये बनाई थी भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव। ठीक है, और इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1928 में की गई थी। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 1928। अगला देखिए, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? जॉन मैकफर्सन, जॉन शोर, लॉर्ड कॉर्नवालिस या वारेन हेस्टिंग्स? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1789 में शुरुआत हुई और 1792 में ये खत्म हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? ये हुआ था टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। और उस वक्त गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस वक्त गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द पावर ऑफ ए लेंस इज 2.0 D। हियर D स्टैंड्स फॉर डायोप्टर, डिग्री, डिस्टेंस या फिर डायलेशन। तो यहां पे D का मतलब क्या है? ठीक है, जब लेंस दिया है, पावर ऑफ ए लेंस बता रहे, तो वो किस में डिफाइन की जाती है? डायोप्टर में। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डायोप्टर। ठीक है, D का मतलब यहाँ पे क्या है? -2.0 डायोप्टर। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। धर्मराज रथ स्मारक कहाँ स्थित है? खजुराहो में, कांचीपुरम में, सुचिंद्रम में या महाबलीपुरम में? 5 रथ में से एक रथ है धर्मराज रथ, और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। पंचरथ हमने पढ़ा है। पंचरथ में कौन कौन से रथ आते? धर्मराज रथ है, धर्मराज युधिष्ठिर रथ वही है, अर्जुन रथ है, भीम रथ है, नकुल सहदेव रथ और द्रौपदी रथ। और ये कहाँ पर स्थित है? महाबलीपुरम में है। और ये पंचरथ किसने बनवाए थे? पल्लव शासकों ने, पल्लव वंश के राजाओं ने जो था इनका निर्माण करवाया था। ठीक है, तो महाबलीपुरम यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित मठों में से कौन सा मठ है जो कि सिक्किम में स्थित है? रूमटेक, कय, हेमिस या ताबू? इनमें से कौन सा मठ है जो सिक्किम में है? ताबू मठ की अगर हम बात करें तो ये कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। हेमिस लेह में है।
तो इनमें से जो सिक्किम में है वो है रूमटेक। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, सितंबर 1920 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन डैश में किया गया था, मद्रास, लखनऊ, नागपुर या कलकत्ता। सितंबर 1920 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन पूछा गया है, कब किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता। ठीक है, ये एक विशेष अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता जो थी लाला लाजपत राय ने की थी, जो सितंबर 1920 में हुआ था। ओके, इसकी अध्यक्षता जो थी लाला लाजपत राय ने की थी और गांधी जी ने जो थी यहाँ पर असहयोग आंदोलन का जो था प्रस्ताव रखा था। ठीक, तो ये कलकत्ता में हुआ था। एक चीज़ याद रखिए, ये एक विशेष तरीके का अधिवेशन था। ओके, नेक्स्ट देखिए, एटीएम में टी का क्या अर्थ है? टेलर, ट्रांसफर, ट्रांजैक्शन या ट्रंक। एटीएम क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, तो टी का मतलब यहां पे क्या हो जाएगा? टेलर। फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष में किया गया था? 1950 में, 1953, 1952 या 1951? पहला संशोधन संविधान में कब हुआ था? 1951 में हुआ था। और ये संशोधन क्या था? मतलब इसमें क्या कहा गया था? मौलिक जो अधिकार थे उसमें कुछ परिवर्तन किए गए थे, स्वतंत्रता समानता के बारे में कुछ उससे रिलेटेड था मतलब। ठीक है, तो 1951 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? तापी नदी, तुंगभद्रा, लूनी या नर्मदा? तो इनमें से कौन सी नदी है जो कि जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? तो कौन सी नदी है वो? राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नर्मदा नदी। ठीक है, अगला है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना बीमाकर्ता को डैश का सुरक्षा बीमा प्रदान करती है। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत जो है कितने रुपए का जो है बीमा दिया जाता है? 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख या 8 लाख? तो राइट आंसर हो जाएगा 2 लाख का सुरक्षा बीमा प्रदान करती है। ठीक है, अगला है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ए सेल इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी, फिजियोलॉजी, हिस्टोलॉजी या साइटोलॉजी? जो साइंटिफिक स्टडी होती है सेल के बारे में जो हम पढ़ते हैं उस स्टडी को क्या नाम दिया जाता है? साइटोलॉजी। फोर्थ ऑप्शन। ठीक, अगला देखिए, वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द है जो अनुष्ठान को दर्शाता है? व्याकरण, शिक्षा, कल्प या छंद? तो इनमें से कौन सा शब्द है जो अनुष्ठान को दर्शाता है? तो वो शब्द है कल्प। ठीक है, कल्प जो है अनुष्ठान को दर्शाता है। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है? रोहतांग सिक्किम, लिपुलेख उत्तराखंड, बोमडिला हिमाचल प्रदेश, नाथुला अरुणाचल प्रदेश? तो इनमें से जो सही है वो बताना है। सबसे पहले हम बात करते हैं लिपुलेख यहाँ पे रोहतांग दिया है। रोहतांग कहाँ पर है? रोहतांग है हिमाचल प्रदेश में, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, नाथुला अरुणाचल प्रदेश दिया है तो ये भी गलत है, क्योंकि नाथुला कहाँ पर है? नाथुला दर्रा जो है ये है सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम। उसके बाद है बोमडिला। बोमडिला कहाँ पर है? बोमडिला है अरुणाचल प्रदेश में। और लिपुलेख कहाँ पर है? उत्तराखंड में है, तो ये बिल्कुल सही है। तो सेकंड ऑप्शन लिपुलेख उत्तराखंड यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वाइज एंड अदरवाइज ए सैल्यूट टू लाइफ? वाइज एंड अदरवाइज ए सैल्यूट टू लाइफ, ये बुक बताने किसकी है? अमृता प्रीतम, सुधा मूर्ति, किरण देसाई या जोया हसन? वाइज एंड अदरवाइज ए सैल्यूट टू लाइफ किसने लिखी है ये बुक? ये लिखी है सुधा मूर्ति ने। ठीक है, सेकंड ऑप्शन जो यहाँ पे सही होगा सुधा मूर्ति। अगला देखिए, लिएंडर पेस के पिता किस खेल के लिए भारतीय राष्ट्रीय टीम के सदस्य रहे हैं? हॉकी, टेनिस, बैडमिंटन या बास्केटबॉल? मतलब लिएंडर पेस के जो फादर थे वो किस टीम के सदस्य रहे हैं, मतलब कौन सा खेल जो थे वो खेलते थे, ये पूछा गया है। तो लिएंडर पेस के पिता का नाम पूछा जा सकता है, तो वो थे वेस पेस। ठीक है, वेस पेस जो था इनके फादर का नाम था, और ये किस टीम के सदस्य रहे हैं? हॉकी के। ठीक है,
नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की। अनुच्छेद 23-24, अनुच्छेद 14-18, अनुच्छेद 25-28 या अनुच्छेद 19-22। ओके, तो देखिए अनुच्छेद, अगर हम मौलिक अधिकारों की बात करें तो 12 से 35 होते हैं, ठीक है, जिसमें स्टार्ट हो रहा है ये 14 से 18। 14 से 18 कौन सा अधिकार आता है? समानता का अधिकार। 14 से 18 कौन सा है? समानता का अधिकार। फिर 19 से 22 कौन सा होता है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। 23-24 क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। और 25 से 28 क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 25 से लेकर 28 क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से रिलेटेड है। ठीक है, अगला देखिए, शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था? अष्टदिग्गज, अष्टप्रधान, अग्रहारम या नवरत्न? शिवाजी महाराज के जो शासनकाल में मंत्रिपरिषद होती थी उसको किस नाम से जानते थे? उसको जाना जाता था अष्टप्रधान के नाम से। ठीक है, सेकंड ऑप्शन अष्टप्रधान। अगला देखिए, फॉस्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एन एटम ऑफ फॉस्फोरस इज 4, 3, 2 या 5। फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 होते हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 5। अगला है, डैश इज ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इनमें से कौन एक बहुकोशीय जीव है? माइकोप्लाज्मा, पैरामीशियम, एग्रीकस या साइनोबैक्टीरिया? डैश इज ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो राइट आंसर हो जाएगा एग्रीकस। एग्रीकस इज ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगूंज कितनी देर तक कायम रहती है? द सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट इन द ह्यूमन ब्रेन फॉर अबाउट 0.5 सेकेंड, 0.2 सेकेंड, 0.1 सेकेंड या 1 सेकेंड। ध्वनि की जो गूंज होती है वो कितनी देर तक कायम रहती है मानव के मस्तिष्क में? तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे वो होगा 0.1 सेकेंड। ठीक है, थर्ड ऑप्शन 0.1 सेकेंड। अगला देखिए, C16H4 का सूत्र डैश हाइड्रोकार्बन दर्शाता है? द फॉर्मूला C6H14 रिप्रेजेंट द हाइड्रोकार्बन। हेक्सीन, हेप्टाइन, हेक्सेन, हेक्साइन। तो देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है हेक्सीन। हेक्सीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12। ठीक है, नेक्स्ट है हेप्टाइन। तो हेप्टाइन है तो C7H12 होता है ये। हेक्सीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H14 और हेक्साइन होता है C6H10। तो इस तरीके से चल रहा है ये हेक्साइन, हेक्सीन, उसके बाद हेक्सीन। ओके, तो C16H14 किसको शो करता है? हेक्सेन को शो करता है। तो हेक्सेन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, पार्थिनोकार्पी को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? पार्थिनोकार्पी, डेवलपमेंट ऑफ रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ रूट विद फर्टिलाइजेशन या डेवलपमेंट ऑफ रूट विद फर्टिलाइजेशन। पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोकार्पी को कैसे डिफाइन करते हैं? डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी कि निषेचन के बिना जो फलों का विकास होता है उसको कहते हैं पार्थिनोकार्पी। ठीक है, सेकंड ऑप्शन। अगला देखिए, निम्न धातुओं में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड से लोहे का विस्थापन करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम आयरन क्लोराइड? सीसा, जस्ता, टिन या चांदी? कौन सी धातु आयरन क्लोराइड से लोहे का विस्थापन करती है? तो वो धातु है जिंक, यानी कि जस्ता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है? ए कंडक्टर हैविंग सम एप्रिशिएबल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड ए रेजिस्टर, इंसुलेटर, कंडक्टर या सेमी कंडक्टर? ए कंडक्टर हैविंग सम एप्रिशिएबल रेजिस्टेंस, अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहते हैं? रेजिस्टर कहा जाता है, यानी कि प्रतिरोधक कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट है, ए यूनिट ऑफ पावर इज कॉल्ड ए, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? जूल, पास्कल, न्यूटन या वॉट?
यूनिट ऑफ पावर वाट है, न्यूटन है, पास्कल है या जूल है। शक्ति की जो एसआई यूनिट होती है क्या कहते हैं पावर की यूनिट को? पास्कल। ठीक है। निम्न में से कौन सा घोल इन सभी में सबसे ज्यादा अम्लीय है? विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज द मोस्ट एसिडिक अमंग देम ऑल? पीएच मान 0 वाला घोल, पीएच मान 6 वाला घोल, पीएच मान 1 वाला घोल या पीएच 7 वाला घोल। 7 पे न्यूट्रल होता है, ठीक है, उससे आगे जो होता है फिर 0 से लेकर 7 तक एसिडिक होता है और आगे बेस होता है 7 से 14 तक। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा अम्लीय है वो कौन सा होगा? पीएच मान 0 वाला घोल, सॉल्यूशन विद पीएच वैल्यू 0। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। डैश इज ए पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन प्लांट्स। डैश जो है पौधों का नर प्रजनन अंग है। स्टेमन, स्टिग्मा, ओवरी या स्टाइल? नर प्रजनन अंग पूछा है यहाँ पे, तो वो कौन सा हो जाएगा? पुंकेसर यानी कि स्टेमन। फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये था इसका मॉक टेस्ट नंबर 22, जिसमें हमने 54 क्वेश्चन जो है टोटल किए हैं। तो आप अपना स्कोर जो है चेक कर लीजिएगा कि कितने क्वेश्चन आप इसमें से सही कर पाए हैं। ओके, थैंक यू सो मच।